Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of AITS Major Test 7 for the NEET 2025 which was held on 30th March 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इनऑर्गेनिक का है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछ रहा है. इसमें कुछ एलिमेंट गिवन है. देखिए, एक तो सही है कि फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होता है. पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप का ले लिया जाए तो फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है इन कंपैरिजन टू द सेकंड एलिमेंट. किसी भी पी ब्लॉक के ग्रुप में अगर बात करेंगे बोरॉन फैमिली से लेकर हैलोजन फैमिली तक, तो फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, सेकंड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है. इसका रीजन क्या देता है कि अगर बाय द वे फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद F माइनस बनेगा. क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl माइनस बनेगा. इसका साइज छोटा होता है. साइज छोटा होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है. सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सेकंड शेल का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो कंसिक्वेंट स्पीसीज बनता है दैट बिकम अनस्टेबल, थोड़ा सा अनस्टेबल बन जाता है. इस वजह से उसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा घट जाती है. लेकिन क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन लेता है और थर्ड शेल का साइज बड़ा होता है. इस वजह से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उतना अच्छा, मतलब उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होता है. अब जब रिपल्सन ज्यादा नहीं होगा तो इसका कंसिक्वेंट स्पीसीज स्टेबल होता है. जब स्टेबल होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा प्रबल हो जाती है, ज्यादा हो जाती है. तो इस सब में एप्लीकेबल है. बोरन एल्युमिनियम में बोरन का कम होगा, एल्युमिनियम का ज्यादा होगा. कार्बन सिलिकॉन में कार्बन का कम होगा, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है. सारे पी ब्लॉक में फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, सेकंड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है ड्यू टू द साइज. ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर का ज्यादा होगा. अब मुझे दिक्कत होता है कि सर क्लोरीन ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा होगा, फ्लोरीन ज्यादा होगा कि सल्फर ज्यादा होगा. तो इसके लिए मैं बच्चों को एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं. जैसे सुनिए, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन. कार्बन ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर, सल्फर ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा क्लोरीन. ये ऑर्डर को फॉलो करना है आपको, बहुत आसानी से बन जाएगा. सब ज्यादा क्लोरीन हो जाएगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर सल्फर होगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा. शायद यही आपको पूछा है. क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन. क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन. पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, इसलिए 47 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ऐसा और कोई ऑर्डर आपको नहीं गिवन है, देख लीजिए आप. तो 47 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल. आइसोइलेक्ट्रॉनिक के मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और आइसोस्ट्रक्चरल के मतलब उसका शेप सेम हो. ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन से आता है वो नहीं, शेप सेम होना चाहिए. ठीक है, तो देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए, अब हम बात करें कि नाइट्रोजन और कार्बन, ये तो हम सोच सकते हैं. अगर पीरियड डिफर हो जाए ना तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का चांस नेग्लिजिबल हो जाता है. जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो. नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड का. इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है ना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक लेने के बाद, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लेने के लिए इसको बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा नाइट्रोजन के ऊपर, तब जाके सल्फर के बराबर इसका एटॉमिक नंबर आ पाएगा. तो अगर पीरियड डिफर होता है ना तो बहुत कम चांस होता है कि वह आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है. जैसे मैं कार्बन क्लोरीन कभी नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने. अगर इसको कार्बन को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाना है तो इसके ऊपर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, या सराउंडिंग एटम कुछ और हो जाए. दोनों के पास ऑक्सीजन है, ये संभव नहीं है कि हो पाएगा उसमें. तो हम लोग जनरली एक व्यू लेते हैं एक जल्दी बनाने के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना है तो अगर पीरियड डिफर है, ऑक्सीजन सेम है, पीरियड डिफर है, ऑक्सीजन सेम है यहाँ पे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का चांस नहीं है. तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते हैं. क्लोरीन कार्बन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते हैं, दोनों के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा सेम है, ऑक्सीजन की संख्या सेम है, इसलिए नहीं हो सकते हैं. तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर सेम पीरियड का है तब सोचेंगे, अगर डिफरेंट पीरियड का है और सराउंडिंग एटम सेम आ रहा है तो फिर उसमें हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में चिंता नहीं करेंगे, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता, तो काम खत्म है. तो इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, इसको देखेंगे. नाइट्रोजन कार्बन सेम पीरियड का है, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, हो सकते हैं. इसके पास नाइट्रोजन के पास 7, इसके पास 6, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 + 1 8 होगा, 6 + 2 ये भी 8 हो जाएगा. और बाकी ऑक्सीजन तो सेम ही है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा. आइसो स्ट्रक्चरल देख लेते हैं. NO3- का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो N डबल बॉन्ड O
कोऑर्डिनेट बॉन्ड O माइनस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा, ट्रायगोनल प्लेनर शेप भी होगा। CO3 2 माइनस इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी होगा और ट्रायगोनल प्लेनर शेप भी होगा। इसलिए NO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस आइसो स्ट्रक्चरल भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो इसलिए 52 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, among the following species N2 plus O2 2 minus C2 O2 B2 C2 2 minus N2 2 minus the number of species showing paramagnetism। पैरामैग्नेटिज्म होने के लिए सारे के सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल है और डायटोमिक मॉलिक्यूल को चेक करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? एमओटी का। तो एमओटी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको बोलेंगे कि वह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो इस सब के लिए एमओटी बनाना पड़ेगा हमको। इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, फिर से बहुत समय लेगा वो। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है एग्जामिनेशन में बनाने के लिए। अगर इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज ऑल सेम बॉन्ड ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल सेम बॉन्ड लेंथ, हैव द सेम मैग्नेटिक बिहेवियर। अब उतने 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में 4-4 ऑप्शन, चारों में 4-4 दिया हुआ है मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब सबका एमओटी बनाइए, सबका देखिए कि कौन सा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करते रहेंगे। इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, आपको टाइम वेस्टेज होगा। तो उसके तहत हम लोग काम नहीं करेंगे। एक बहुत शॉर्ट ट्रिक होता है, जरा सीख लीजिए इसको। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है 10 एंड 16 को छोड़कर, एक्सेप्ट 10 एंड 16, तो सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है और साथ में कौन सा 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाला भी, तो ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो हमको पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए मुझे चेक करना है किसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है या फिर इवन में 10 और 16 होगा। ऑड प्लस 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होगा, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होगा। तो काउंट कर लेते हैं। N2 2 प्लस 14 में से 1 गया 13, 8 दूनी 16, 2 18, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 14, 14 2 16, 13 पैरामैग्नेटिक, 18 डायमैग्नेटिक, 12 डायमैग्नेटिक, 16 पारा, 10 16 पारा होता है, 10 पारा, 14 डाया, 16 पारा। तो कितने? 1 2 3 4। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। नंबर ऑफ स्पीसीज पूछा है, देयर आर 4 स्पीसीज व्हिच हैव गॉट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। साइनो कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का इसमें बात करता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 bm होता है, जहां पे n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बात कर लेना है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितना कम है। पहला में देखा जाए, क्रोमियम के ऊपर चार्ज +3 है, 4s0 3d3, यही होगा 4s0 3d3। 3d3 में कोई पेयरिंग वगैरह की बात होती नहीं है, सबके सब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी d खाली है। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। Fe के ऊपर चार्ज इसमें +2 हो जाएगा, ये है ना +3, पहले ये है Fe +3, इसमें हो जाएगा 4s0 3d5। इसमें पेयरिंग करवाएगा, तो पेयरिंग करवाने के बाद, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाने के बाद ये हो जाएगा ये वाला 2 2 4 और 1 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 हो जाएगा। इसमें देखा जाए Mn के ऊपर चार्ज +3 है, 4s0 3d4 हो जाएगा इसमें। तो 3d4 में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक खाली करवाना पड़ेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी, क्योंकि मुझे 2 d खाली चाहिए, d2sp3 चाहिए ना, 2 d खाली करवाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनो आयन, ठीक है ना, साइनो लिगेंड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
Fe+2 है, 4s0 3d6 हो जाएगा। इसमें भी पेयरिंग होगा। जब d6 में पेयरिंग होता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बन जाते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, फर्स्ट ए हो जाएगा हमारा। उसके बाद सेकंड होगा मैग्नीज वाला, सेकंड ए होगा। उसके बाद थर्ड होगा ए वाला, और फोर्थ हो जाएगा ए वाला। देखो फर्स्ट ए ठीक है, उसके बाद Mn ठीक है, उसके बाद थर्ड ए है, लास्ट में है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हमको दिख रहा है, तो इसलिए 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंजेस रेगुलरली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ग्रुप 16 का कौन सा प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है रेगुलरली, ठीक है। तो H2O, H2S, H2SE, H2TE देख लिया जाए। बॉन्ड लेंथ का अगर बात किया जाए, मैं बताया था आप लोग को कि जब कभी भी किसी भी हाइड्राइड का अगर प्रॉपर्टी डिस्कस करना है तो हम इसी ट्रेंड से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ को डिस्कस कीजिए। बॉन्ड लेंथ घटेगा क्योंकि शेल, सॉरी आई मेड मिस्टेक, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा क्योंकि शेल बढ़ रहा है, ठीक है ना। O और H का बॉन्ड लेंथ, S और H का बॉन्ड लेंथ, AC और H का बॉन्ड लेंथ, TE और H का बॉन्ड लेंथ सबसे कम OH का होगा, फिर SH का होगा, फिर ACH का होगा, सबसे ज्यादा TH का होगा। शेल बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। जब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। अब इसका दो चीज होता है, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट H2O का होता है, फिर H2TE का हो जाता है, फिर H2SE का हो जाता है, फिर H2S, सबसे कम H2S का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी इसका रिड्यूसिंग एंड वो प्रॉपर्टी होते हैं। पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंजेस रेगुलरली और मूविंग डाउन द। रेगुलरली मतलब बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो। तो मेल्टिंग पॉइंट H2O ना, रेगुलर कहाँ है, H2O रेगुलर नहीं, H2O के बाद फिर H2TE आ रहा है, फिर H2SE आ रहा है, फिर H2S आ रहा है। रेगुलर घट या बढ़ नहीं रहा है, ये गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं घट बढ़ रहा है रेगुलरली, ये भी चेंज कर रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ, रेगुलरली चेंज कर रहा है ना, बिल्कुल डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन। सबसे ज्यादा H2O का होता है, सबसे कम H2TE का होता है, तो रेगुलरली ये चेंज कर रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी रेगुलरली चेंज करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएबिलिटी क्या आता है लोगों को, जरा समझिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी सबसे अच्छा होता है H2O का, फिर H2S का, फिर H2AC का, फिर H2TE का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी सबसे ज्यादा। लेकिन इसमें होता क्या है कि H2O और H2AC का निगेटिव होता है और H2O और H2S का निगेटिव होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और H2AC और H2TE का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो जाता है। इस वजह से एक व्यू लिया जा सकता है कि इन दोनों का, दो का निगेटिव है, दो का पॉजिटिव है। लेकिन अगर रेगुलर ट्रेंड का बात किया जाए तो रेगुलर ट्रेंड में दोनों के दोनों डाउन द ग्रुप जाएंगे तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी रिएक्शन के लिए निगेटिव हो तो अच्छा होता है। तो निगेटिव, इसका निगेटिव है, इसका मतलब बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट रही है या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, ये होता है। तो रेगुलर ट्रेंड तो ये भी है कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, निगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन घट रहा है या पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बढ़ रहा है। लेकिन इस दोनों से ज्यादा बेटर, इस दोनों में अगर मुझे टिक करना हो, दोनों ऑप्शन दे दिया है तो ज्यादा अच्छा हम ऑप्शन एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन को ही मारेंगे, न कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मारेंगे। ऐसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करता है, लेकिन इसमें बच्चा थोड़ा सा वो होता है, कंफ्यूज करता है कि इन दोनों का निगेटिव होता है, इन दोनों का पॉजिटिव होता है। H2 और H2S का निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, H2SE और H2TE का पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो एक लगता है लोगों को कि एंथैल्पी ऑफ निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ट्रेंड थोड़ा सा बाइफर्केट कर रहा है, लेकिन ट्रेंड ऐसा है नहीं। निगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घट रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ रहा है, ये ट्रेंड होता है। तो 61 का इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ में से बेटर ऑप्शन हमारा थर्ड है, इसलिए थर्ड के प्रति हम जा सकते हैं। 61 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है।
एसर्शन बोल रहा है नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। सही है, नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक गैसेस, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन, बिल्कुल सही है। लंडन डिस्पर्सन फोर्स इसमें काम करता है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बाकी सभी के कंपेरिजन में कम हो जाता है। तो दोनों सही है, एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसलिए 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोटैक्टेनियम एंड बर्केलियम रिस्पेक्टिवली आर। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछता है, बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं। डी ब्लॉक का तो ऑक्सीडेशन स्टेट याद करते हैं, लेकिन याद रखिएगा एफ ब्लॉक में लेंथनवाइड सीरीज का कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2, 3 एंड 4 बस यही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेंथनवाइड, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। लेकिन एक्टिनवाइड में ऐसा नहीं होता है। एक्टिनवाइड में थोरियम हो गया, प्रोटैक्टेनियम से अगर मूव करते चले हैं आप लॉरेंसियम तक, तो इसका तो +4 होता है, इसका मैक्सिमम +3 +4 +5 होता है, +3 +4 +5 +6 होता है, +7 तक इसके जाते हैं, 2 +7 तक होता है। तो इस तरह से आपको याद, इसका भी एक्टिनोइड सीरीज का भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह पिरामिडल शेप में होता है। तो इसको कौन सा मैक्सिमम शो करता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, इसको आपको एक बार एनसीईआरटी के थ्रू जरूर देख लेना है। तो प्रोटैक्टेनियम का मैक्सिमम होता है +5 और बर्केलियम का मैक्सिमम होता है +4। तो इसीलिए +5 एंड +4 ऑप्शन इज करेक्ट। 68 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज M3+ से M2+ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मैग्नीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन। देखा जाए Mn3+ से Mn2+ जा रहा है, Fe+3 से Fe+2 जा रहा है। Mn+3 में D4 होता है, यहां से D5 बन जाता है, तो यहां से यहां मूव करने की टेंडेंसी इसकी अच्छा होगी, तो इसलिए E0 वैल्यू इसका पॉजिटिव में बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लेकिन ये D5 होता है, यहां से D6 बन रहा है, इसका अनस्टेबल में बना है, तो इसका E0 वैल्यू पॉजिटिव में थोड़ा घटेगा या निगेटिव में बढ़ सकता है, बात बोल सकते हैं। तो बताइए कौन अच्छा बनना चाहता है। स्वाभाविक है कि Mn+2 जो कि D5 स्टेट में जा रहा है हाफ फिल्ड है, तो इसलिए Mn+3 से Mn+2 जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ये बिल्कुल सही है, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मैग्नीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन, ये सही स्टेटमेंट है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ Vanadium+2 कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए Vanadium+2 Vanadium+3 बन जाए और इसमें एसिड डालिए H+, तो H2 बन जाए, तो इसका +1 से 0 जा रहा है, तो ये रिडक्शन कर रहा है और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। और ये रिएक्शन तभी हो सकता है जब इसका E0 सेल पॉजिटिव आ जाए। अगर ये E0 सेल पॉजिटिव नहीं आएगा तो फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इस रिएक्शन को होने के लिए इसका E0 सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो E0 सेल पॉजिटिव कब होगा? H+ से H2 का तो E0 H+2H2 ये तो 0 वोल्ट लिया जाता है। तो अगर Vanadium+2 से Vanadium+3 का E0 वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो नेट इसका E0 सेल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमको इसके लिए एनसीईआरटी का डाटा चेक करना पड़ेगा। एनसीईआरटी जाके डाटा देखिएगा। Titanium+2 से Titanium+3, Vanadium+2 से Vanadium+3, Chromium+2 से Chromium+3, इन तीनों का E0 वैल्यू पॉजिटिव होता है और बाकी सब का Mn कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट का E0 वैल्यू निगेटिव हो जाता है। किसके लिए? +2 से +3 के लिए। और Chromium+2 से +3 का E0 वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। तो क्रोमियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है एक्वस सॉल्यूशन में। Chromium+2 एक्ट एज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बिल्कुल, लेकिन ये भी टाइटेनियम भी करेगा, वेनेडियम भी करेगा, क्रोमियम। Titanium+2 Vanadium+2 Chromium+2 कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये सही स्टेटमेंट है सर, बिल्कुल सही है। द टेट्राहेड्रल MO4N- आयंस आर नोन ओनली फॉर मैग्नीज 7। ऐसा नहीं ना, गलत है ना। मैग्नीज का तो बनेगा MnO4-, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। MnO4 2-, ये भी बनेगा, सही है।
लेकिन इसी का सिर्फ थोड़े बनता है, CrO4 2 माइनस बनता है, VO4 3 माइनस बनता है, और भी लोगों का बनता है, लेकिन सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीज गलत स्टेटमेंट है, सही नहीं है। रुदेनियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट +8 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रुदेनियम और ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक के द्वारा +7 लोग बोल देते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के द्वारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितने शो किए जाते हैं? +8 ऑस्मियम एंड रुदेनियम के द्वारा। ये सही स्टेटमेंट है। पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। MO4N- सिर्फ मैग्नीज के लिए नहीं, क्रोमियम भी शो कर सकता है, वेनेडियम भी शो कर सकता है, और भी इसके एलिमेंट है जो कि MO4N- के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो एक गलत स्टेटमेंट है, इसलिए 69 का सही ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन इज डायमैग्नेटिक? ठीक है, सीरियम 58, समेरियम 62, यूरोपियम 63 या ट्रिबियम 70। इसका जेनॉन 54, 6s2, 5d1, 4f1। समेरियम एक्सेप्शन में आता है, याद रखिएगा। जेनॉन 54, 6s2, 5d0, 4f1। यूरोपियम जेनॉन 6s2, 5d0, 4f7। जेनॉन 54, 6s2, 5d0, 4f14। तो किसका नहीं है? या ट्रिबियम +2, सब में +2 का बात कर लो। +2 का बात कर रहा है ना, ठीक है। तो +2 में तो 0 हो जाएगा, +2 में भी 0 हो जाएगा, +2 में ए भी 0 हो जाएगा, +2 में ए भी 0 हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक पूछ रहा है, तो या ट्रिबियम +2, इसी में बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए कोई भी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, सबके सब पैरामैग्नेटिक होंगे। तो डायमैग्नेटिक अकेला कौन होगा? या ट्रिबियम +2। इसलिए 75 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 द बेसिसिटी ऑर्डर इज। बेसिसिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, पहला ही सही है, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द नाइट्रोजन फैमिली। सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन होता है, सबसे लिस्ट बेसिक बिस्मथ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज विल बी मैक्सिमम बिटवीन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब डिफरेंस पूछ रहा है, तो सुनो जरा ध्यान से। नियॉन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में निगेटिव मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात कीजिएगा जो कि पॉजिटिव में सबसे ज्यादा नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, उसके बाद हीलियम होता है, सबसे कम हीलियम का होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि निगेटिव होता है तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, फिर एटेस्टाइन होता है। तो देखो ये पॉजिटिव में मैक्सिमम है और ये निगेटिव में मैक्सिमम है, स्वाभाविक है कि इन दोनों का डिफरेंस सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। +3 से -3 का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, +2 से -2 का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव में मैक्सिमम है, निगेटिव में मैक्सिमम है, इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो नियॉन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। इसमें किसी का कभी कंपैरिजन कर लीजिए, इतना मैक्सिमम किसी का नहीं आ सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, निगेटिव मैक्सिमम है, इसलिए 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 when H2S is passed through the ammonical salt solution X, white PPT is obtained, X can be। ठीक है, देखो ये H2S को पास किया जाए अमोनिकल NH4Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट है, फोर्थ ग्रुप रिएजेंट है। फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल होते हैं? मंडे को जाना नहीं, इसमें सबके सब सल्फाइड का पीपीटी बनाते हैं, MnS, COS, ZnS एंड NiS। MnS का कलर पिंक होता है, COS का कलर ब्लैक होता है, ZnS का कलर व्हाइट होता है एंड NiS का कलर फिर से ब्लैक हो जाता है।
क्या पूछा है? व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी किसका ऑप्शन होगा? ZNS का, जिंक +2 का। इसलिए 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, लेंथेनॉइड आयंस विथ 4f11 configuration, यूरोपियम +2, एटॉमिक नंबर 63, जेनॉन 54, 6 से 0 हो जाएगा, तो 54 + 2 56, 4f7, 4f11 तो नहीं है। होल्मियम 67 होता है, होल्मियम का एटॉमिक नंबर 67, जेनॉन 54, 6 से 0, 54 + 2 56, 56 एंड 11 67, ये इसी में होगा, होल्मियम में होगा। ल्यूटेटियम +3, ल्यूटेटियम का 71 होता है, जेनॉन 6s 0, 5d 0, 4f14, यही होगा ना। 54 + 2 56, 57 71, बिल्कुल सही है। अर्बियम एन या ट्रिबियम +2, या ट्रिबियम +2 70 होता है, जेनॉन 6s 0, 5d 0, 4f14, तो इसमें भी नहीं होगा। इसमें जेनॉन 54, 6s 0, 5d 0, 4f12, तो 11 इसमें भी हो जाएगा, तो एक डी भी होगा। ठीक है ना। इसमें 68, अर्बियम का 68 होता है, सही तो हो। तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 4f11 है? चेक कर लिया जाए। 4f11 वाला, इसमें देखो 54 यहाँ पे 6s2 हो जाएगा, 6s2, 5d 0 होता है, 4f12 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक यहाँ से, दो यहाँ से निकाल देंगे, एक यहाँ से निकाल देंगे, तो 4f11 बन जाएगा इसमें। तो एक डी भी होगा और एक बी भी होगा जिसका 4f11 आ रहा है, तो बी और डी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। B or D have got the 4f11 electronic configuration. This is all about your inorganic question. Thank you very much. Thank you so much.